मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मयूरेश, मैं स्टार्ट अर्निंग से ही करूंगी। कल दो अर्निंग्स मार्केट क्लोजिंग के बाद है, जिनमें एक एशियन पेंट्स था, दूसरा माइंट्री की सबसे पहले बात करें तो सभी सेगमेंट्स में कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट की है। जो प्रॉफिट्स हैं वहां पर भी 7% ज्यादा का इंप्रूवमेंट दिखा है। ओवरऑल रेवेन्यूज में 33% का इजाफा हुआ है और एक अनाउंसमेंट भी की कंपनी ने, जो सेल्स फोर्स पार्टनर है मैग्नेट 360 डिग्री, उसके पूरी ऑल कैश डील होगी और उसके एक्विजिशन के अनाउंसमेंट की है। तो माइंट्री डेफिनेटली नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। दूसरी तरफ एशियन पेंट्स के नंबर्स काफी एनकरेजिंग रहे हैं। इनफैक्ट बीते 4 क्वार्टर्स की सबड्यूड परफॉर्मेंस के बाद इस बार के जो एशियन पेंट के अर्निंग्स आए हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं, स्पेशली ऑन वॉल्यूम फ्रंट, क्योंकि हम देख रहे थे बीते क्वार्टर्स में कि क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए, उससे मार्जिन तो इंप्रूव हो रहे थे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ एक कंसर्न बना हुआ था। लेकिन इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो डबल डिजिट में रही है। 330 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में आया है। हालांकि फेस्टिवल सीजन जो रहा है उसका काफी इंपैक्ट रहा है इस वॉल्यूम ग्रोथ पर, लेकिन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एशियन पेंट्स ने पोस्ट किए और इन अर्निंग्स के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स ने भी जो टारगेट्स है वो एनहांस किए हैं और बाय रेटिंग मेंटेन रखी है। आपकी अप्रोच दोनों माइंट्री और एशियन पेंट्स दोनों पर क्या रहेगी आफ्टर अर्निंग्स? मॉर्निंग दीपाली जी, क्लियरली आई थिंक दोनों के नंबर्स काफी इंप्रेसिव थे। माइंट्री की जहां तक बात करें, आई थिंक एक एक्सपेक्टेशंस था कि सॉफ्ट क्वार्टर रह सकता है, पर आई थिंक एक ऑलराउंडेड ग्रोथ पोस्ट की है। स्पेसिफिकली इनकी जो डिजिटल सेगमेंट है और जैसे इनकी टीसीबीज आई है, मुझे लगता है एक इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स कुछ 4 से 6 क्वार्टर अगले हम देखें तो आ सकते हैं। तो क्लियरली आई थिंक वैल्यूएशन से एक हेडविंड बनता है माइंट्री के लिए करंट जंक्चर पर, बट इन्वेस्टर्स जो स्टॉक होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है, मुझे लगता है आई थिंक पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडरशिप पोजीशन है, स्पेसिफिकली डेकोरेटिव पेंट्स में वॉल्यूम ग्रोथ काफी इंप्रेसिव थी और मुझे लगता है आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम ग्रोथ विल बी 1.5-1.7 टाइम्स ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ। इसके लिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि 11 से 13% की वॉल्यूम ग्रोथ, इफ यू रियली अज्यूम रियल जीडीपी मूविंग एट अ गुड पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स फॉर इंडिया, एशियन पेंट्स पोस्ट कर सकता है। क्लियरली आई थिंक कैश ऑन बुक्स, डिविडेंड पे आउट इंक्रीज, रिटर्न रेशियोज इंप्रूविंग फ्रॉम 36% करंटली, ये की बेनिफिशियरी फैक्टर्स रह सकते हैं। हालांकि आई थिंक कैश फ्लोज थोड़े इंपैक्ट हो सकते हैं विद द रोहतक पांड बीइंग कमीशनिंग, बट आई थिंक कोई कंप्लेंट्स नहीं है नंबर्स के लिए, इसलिए इन्वेस्टर्स जो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। हालांकि वैल्यूएशंस अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में 36-37 टाइम्स थोड़े हेडविंड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोनों आई थिंक माइंट्री और एशियन पेंट्स पे होल्ड की सलाह रहेगी। अब एक और चीज है, आप देखिए मयूरेश, मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे, एफएमसीजी स्पेस में एक्चुअल की नतीजा है एग्जैक्टली मैं इस स्पेस पे आपकी राय इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि हमने इस स्पेस को एंड स्पेशली दीज टू स्टॉक्स आईटीसी एंड एचयूएल, इनको हायर मल्टीपल्स पर भी रिस्पेक्ट दी है, हायर पीई मल्टीपल्स पर भी हम इनको एक्टिवेट करते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बाजार इनको हायर लेवल की पीई पर एंटरटेन नहीं कर रहा है। इस बार के रिजल्ट्स आपने देखे, नंबर्स देखे आपने, वॉल्यूम्स देखे आपने, बॉटम लाइन देखा आपने, एग्जैक्टली आईटीसी एचयूएल पर जो कि बीते 1 साल में परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर आप 1 साल में है तो आपने कुछ खोया ही है। आपकी राय क्या है, एंटर करना चाहिए इन लेवल्स पे? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक क्लियरली आईटीसी और एचयूएल अगर एफएमसीजी क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम ग्रोथ एचयूएल ने पोस्ट किया था 6%, मैनेजमेंट बहुत क्लियर थी। आई थिंक जैसे हमने प्राइस डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स देखे थे प्राइसिंग के ऊपर, उसमें क्लियर इंपैक्ट पड़ा था एंड दे हैड टू कॉम्पेंसेट दैट विद वॉल्यूम्स टू बी पुश्ड आउट। क्लियरली डिफरेंट सेगमेंट्स हम देखें, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हो, पर्सनल प्रोडक्ट सेगमेंट्स हो, कहीं ना कहीं वहां पे कॉम्पिटिशन हॉटअप हो रही है। एंड अगेन आई थिंक एवरीबडी माइट बी डिनाइंग द फैक्ट, लेकिन आई थिंक पतंजलि इज गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू सेगमेंट्स। तो आई थिंक कितना वैल्यू इंपैक्ट आता है, कितना रेवेन्यू इंपैक्ट आता है, ओनली द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विल से, लेकिन एक क्लियर कट इंडिकेशन यही है कंपटीशन पेयर्स और प्रेशर्स बिल्कुल रह सकते हैं सेगमेंट में। दूसरी बात आई थिंक जो एड स्पेंड्स है ये भी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे और तीसरी बात आई थिंक काफी इनोवेट करना पड़ेगा काफी कंपनीज को टू कॉम्पीट विद ईच अदर्स प्रोडक्ट्स। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्ली आई थिंक वैल्यूएशन मल्टीपल जो एचयूएल डिराइव करता है, आई थिंक इट्स मोर और लेस अ फंक्शन ऑफ हाउ दी परफॉर्मेंस हैज बीन। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आईटीसी को लेके आई थिंक इट्स मोर टू डू विद हाउ जीएसटी विल पैन आउट, सिंटैक्स कैसे आता है और क्लियरली वॉल्यूम डिग्रोथ हम देख रहे हैं। तो क्लियरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आईटीसी प्रॉब्ली एक बेटर परफॉर्मर हो सकता है कंपेयर टू एचयूएल ओवर द नेक्स्ट 2 to 3। चलिए फटाफट रजत के पास चलते हैं और दर्शकों की डिमांड वाले शेयर्स जान लेते हैं। बताइए रजत, कौन से शेयर्स और एक्सपर्ट्स की राय क्या है? जो सबसे ज्यादा मैसेजेस आए फटाफट से वो देख लेते हैं। सन फार्मा, त्रिवेणी टर्बाइन, एल&टी, एसबीआई, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स पर सबसे ज्यादा राय मांगी गई है। इसके अलावा सिमको, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, फाइनेंशियल टेक, वेदांता बाजार ओपनिंग से पहले ये रडार पर है। दर्शक जानना चाहते हैं टाटा एलेक्साई, आईसीआईसीआई बैंक, एरोज इंटरनेशनल, इंडसइंड बैंक और टाटा टॉरेंट पार्क के ऊपर। आशीष के तकनीकी विशेषज्ञ से जानने की कोशिश की, हमने व्यू लेने की कोशिश की मिड टर्म पर्सपेक्टिव से। सन फार्मा में बाय रेटिंग है, 820 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। त्रिवेणी टर्बाइन एक और स्टॉक जिसपे ये बाय की रेटिंग दे रहे हैं,
48 के टारगेट मानते हैं कि इस इनफैक्ट यहां पर ऊपरी स्तरों पर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं, माफ कीजिएगा, ये सेल रेटिंग थी। इसके अलावा एल&टी पे बिकवाली की राय है, जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 1050 का। साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक भी यहां से टूट सकता है, जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 174, ऊपरी स्तरों पर यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अशोक लीलैंड, एक और स्टॉक जहां पर एक्यूमुलेशन करने की सलाह दी गई 88 के टारगेट के लिए। सिमको, ये स्टॉक टूट सकता है, 72 तक की रेंज तक पहुंच सकता है, ऊपरी स्तरों पर दबाव रहेगा। साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, एक और स्टॉक 120 के टारगेट के लिए आप बेचकर चल सकते हैं। पीएनबी 87 का पॉसिबल टारगेट स्टॉक पे देखने को मिल सकता है, ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। और साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक 87 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच करें, ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी दबाव देखने को मिलेगा। लोकेश उपल मानते हैं कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक जो है इसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम बन सकता है और 107 के टारगेट्स के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। मेटल स्टॉक्स यहां से भी कमजोर रहेंगे, 65 के टारगेट के लिए वेदांता बेचें। साथ साथ टाटा एलएक्सआई पे जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 1600, स्टॉक पे भी दबाव देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक, ये स्टॉक भी टूट सकता है, 218 की रेंज तक पहुंच सकता है। और रोज इंटरनेशनल पे जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 165, यहां पर बेचने की सलाह। इंडसइंड बैंक, ये एक पिक हो सकती है जो खरीदारी के सौदे बनाएंगे, जहां पर ट्रेडर्स 930 के लक्ष्य के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं, खरीदारी करके चलें। और टॉरेंट पावर, इसमें बिकवाली की सलाह, 180 का पोटेंशियल टारगेट जो टॉरेंट पावर पे लग सकता है। कल भी बिकवाली थी और आज भी बिकवाली ऊपरी स्तरों पर होती हुई नजर आएगी। शुक्रिया रजित आपका। तो ये दर्शकों की डिमांड वाले शेयर और एक्सपर्ट की एडवाइस भी आपने सुनी। 9 बजे है, वक्त हो गया शेयर बाजार को ही समेटने का। हर रोज की तरफ शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की इंडिकेटिव एक्शन, साथ ही साथ फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग और एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 10 अंक ऊपर 7369 का स्तर यहां पर है। और देखिए किस चीज पर आज कहीं ना कहीं में फोकस करना पड़ेगा। क्रूड, जो इस हफ्ते के हालात हैं, जो इस हफ्ते के जो डायनेमिक्स डेवलप हो रहे हैं, ईरान, ये सबके जहन में छाया हुआ है। ईरान की सप्लाई, ईरान की सप्लाई, ईरान की सप्लाई। और ऐसे में अगर आप देखें, आप ऑलमोस्ट 28,000 प्रति बैरल के स्तर पे हैं। तो ओएमसीज और मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही साथ अपस्ट्रीम कंपनीज, ये अगर आप देखें डिस्कशन का सबसे बड़ा पॉइंट रहेंगी और ये स्टॉक्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। साथ ही साथ जैसे कि आज सुबह हमारे डिस्कशन का सबसे बड़ा पार्ट था कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है निफ्टी, वहां पर एक पुल बैक की संभावना तलाशना। और देखिए, जिस पुल बैक की थ्योरी पर मैं आज सुबह चर्चा कर रहा था, उसमें सबसे बड़ा, अगर आप देखें, सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है निफ्टी बैंक। इस पर एग्जैक्टली एक बार के लिए एक पुल बैक की जो संभावना है, वो शायद संभावना ओवरऑल मार्केट में आने की बढ़ा देंगी। तो निफ्टी बैंक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, वास्तविकता है 7363 का स्तर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, और आप 7447 अंक ऊपर, सेंसेक्स लगभग 22 अंक ऊपर, बीपीसीएल बैकफुट पे 2 रुपए नीचे, गेल करीब 3 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ 342 के स्तर पे, एमएनएम बैकफुट पे 25 रुपए नीचे 1140 के स्तर पे, एलएनटी अभी भी 8 रुपए नीचे और 1075 के स्तर पर, भारतीय एयरटेल लगभग 3.25 रुपए ऊपर 302 का स्तर यहाँ पर है, मारुति करीब 13 रुपए ऊपर 4250 के स्तर पर, रिलायंस करीब 1034 पर 18 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ, केन इंडिया थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे, टाटा मोटर्स 3 रुपए 80 पैसे ऊपर कारोबार कर रहा है, एचडीएफसी बैंक करीब 1040 के स्तर पे 14 रुपए ऊपर, और साथ ही साथ बजाज ऑटो ये करीब 5 रुपए पर मामूली तेजी है। आईटी से अगर आप देखें 2 रुपए 7 पैसे ऊपर, सिप्ला थोड़ा सा बैकफुट पे है। उसके बाद हीरो मोटर कॉर्प 14 रुपए ऊपर करीब 2450 का स्तर यहाँ पे, एक्चुअल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है 810 के स्तर पे। टाटा पावर के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 रुपए 30 पैसे ऊपर 127 के स्तर पे, और इस बीच फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है 6768 का गया, अगर आप देखें 67 पे, यानी बिल्कुल फ्लैट बिना किसी बड़े बदलाव के, यानी 78 यानी 68 माफ कीजिएगा 68 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, वो यकीनन काम कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इश्यूज की। और ब्रोकरेज हाउसेस में मौजूदा हालिया रिजल्ट सीजन में आज कौन कौन से स्टॉक्स पे अपनी कवरेज दी है, जो बात करते हैं। अंचल, गुड मॉर्निंग। आज किन किन स्टॉक्स पे रिपोर्ट है आपके पास? मॉर्निंग में कोटक महिंद्रा बैंक पे रेलिकेयर की एक नई रिपोर्ट आई है। उन्होंने नतीजों के बाद रिपोर्ट जारी की और खरीदारी की सलाह दे रहे, टारगेट दिया है 900 रुपए का। साथ ही जो विलय हुआ है आईएनजी वैश्या बैंक पे के साथ, उस पे उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट को बेस किया। उनका मानना है कि अब जो विलय है आईएनजी वैश्या बैंक के साथ, वो मोरलेस पूरा होता हुआ दिखा है, और एक बार ही अगले अप्रैल तक आते आते अगर ये पूरा हो जाता है तो कंपनी को अप्रैल के बाद से एक अच्छा फायदा ना केवल ऑपरेशन में बट उसकी बुक्स में भी आता हुआ दिखेगा। साथ ही सीएलएसए ने टीटीके प्रेस्टीज पे एक नई रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है टीटीके प्रेस्टीज पे, और लक्ष्य दे रहे हैं 5140 का।
नतीजे अनुमान से बेहतर रहे थे। बेसिकली कंपनी की जो बिक्री थी वो एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम रहा था कंपनी की बिक्री में, जो अनुमान से बेहतर ओवरऑल नतीजों को पुश करता हुआ दिखा। साथ ही जो नए लॉन्चेस हैं वो भी क्रिटिकल रहेंगे कंपनी के लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्जिन ड्राइव अप होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल सीरियस से मानता है आने वाली तिमाहियां कंपनी के लिए बेहतर रह सकती हैं, स्पेशली मार्जिन फ्रंट में एक अच्छी बढ़त का ही अनुमान लगाया जा रहा है। क्रेडिट स्विस ने विप्रो के नतीजों के बाद अपनी राय रखी है। उन्होंने आउटपरफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है वो 675 से घटा के 650 की है। और टारगेट घटाने का इकलौता कारण यह है कि कंपनी का जो ईपीएस अनुमान है FY18 तक का, 2016 से 18 का जो ईपीएस अनुमान है वहां पे कटौती की गई है 1 से 3% की, क्योंकि ऐसा क्रेडिट स्विस मानता है कि जो FY17 है वो स्लगिश का साल रह सकता है कंपनी के लिए, जिसके चलते ईपीएस अनुमान को घटाया गया और इंटर्न लक्ष्य को भी घटाया गया है। और आखिरी रिपोर्ट CLSA की एशियन पेंट्स पे है। उन्होंने आउटपरफॉर्म रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है वो 900 से बढ़ा के अब 975 की है। ओवरऑल नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से कच्चे माल पे लागत घटी है, उनका मानना है आने वाली तिमाहियों में एटलीस्ट Q4 FY16 और Q1 FY17 इन 2 क्वार्टर्स में जरूर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी सबड्यूड रॉ मटेरियल कॉस्ट, और इसका फायदा कंपनी के मार्जिन तौर पे आता हुआ दिखेगा। सो मच हो कि फिलहाल कंपनी की जो ग्रॉस मार्जिन है वो ऑल टाइम हाई पे है और वहीं पे बरकरार रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर देखिए तो CLSA एशियन पेंट्स पे काफी बुलिश है। इनफैक्ट बहुत एक्साइटिंग नतीजे हैं, वन टाइम लॉस के बावजूद इनफैक्ट नतीजे जो है वो काफी एक्साइटिंग है एशियन पेंट्स के, वो आज रिफ्लेक्ट कर सकता है पूरे पेंट सेक्टर पे। इसके अलावा माइंट्री पे नजर रखें, वहां पर आज रुझान स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है और HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे आज कहीं ना कहीं असर डालेंगे बाजार पे। वीरेंद्र, लेकिन इंट्राडे मूव्स कहां पर प्रेडिक्ट हैं आज की? अगर स्ट्रैटेजीज में आपसे पूछूं तो कहां पर खरीदारी या बिकवाली के सौदे बताएं ब्रोकर? जी चलिए आइए देखते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी है। आप देखिए सर्वेंद्र मानते हैं कि आपको टाटा स्टील बाय करना चाहिए, पुल बैक ट्रेड विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 245 233.80 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। उसके बाद की दूसरी कॉल है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स कल 28 रुपए नीचे था, लेकिन याद रखिए नतीजे तो अच्छे थे, नतीजे वन टाइम लॉस के बावजूद अगर ये थोड़ा सा अगर ना वाकिफ हुए नंबर्स से और उसके बावजूद इन्होंने कॉल दी है तो थोड़ा संभल के देखिए। इट्स अ काउंट्रा कॉल एज पर द नंबर्स। तो इनकी कॉल है 831 का टारगेट, 846 का स्टॉप लॉस, पर इन्होंने किन सर्कमस्टेंसेज में दी हैं मैं इससे बहुत वाकिफ नहीं हूं। लवली शर्मा SBI को बाय करा रहे हैं विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 186। याद रखिए कल का भी इंटरडे हाई था इसका 186, 178 यानी कल के लो से 1 रुपए नीचे इनका स्टॉप लॉस है। इनकी दूसरी कॉल है BHL, यानी ये कल के पुल बैक ट्रेड्स पे। देखिए लवलेश की थीम है पुल बैक ट्रेड्स पे राइड करना, और करीब 149 का लक्ष्य और 137 का स्टॉप लॉस। आज की पांचवी की कॉल है इंडसइंड बैंक, इट्स अ सेल, 896 का स्तर। यहां पे देखिए इस ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी क्या है, याद रखिए दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। लेकिन रिजल्ट्स के बाद टूटना 940 की ट्रैजेक्टरी से 24 रुपए नीचे कल भी क्लोज हुआ। यहां पे इनको जो 900 का ब्रेकडाउन हुआ है ना, आई थिंक वो इनके जहन में कहीं ना कहीं था और उसको प्ले करने की बात ही कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। 880 का लक्ष्य, 916 का स्टॉप लॉस रखिए। और आज की आखिरी कॉल है LIC हाउसिंग फाइनेंस। कल सिर्फ महज 0.3 रुपए गिरा और करीब 472 का लक्ष्य और 455 का स्टॉप लॉस। लेकिन रजत आज के सुपर 7 स्टॉक्स जी बिल्कुल, पहले तो पेपर ऑफ डिफेंस ही होगा क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ने कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी। कल बहुत बुरी तरह गिरा था, नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, उसका एक रिफ्लेक्शन था। लेकिन एक तो कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी, ऊपर से बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है, जो कि शेयर इश्यू जारी करके दिए जाएंगे। अनिल अंबानी अब बनेंगे कंपनी के चेयरमैन। ये तमाम ट्रिगर्स जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और रिलायंस इंफ्रा की मैं बता दूं पेपर ऑफ डिफेंस में फिलहाल 36.5% हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं आज ADG पैक पे फिर से नजर रखें। ओबरॉय रियल्टी इसलिए क्योंकि बोरेवली प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिला है। प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया बेच चुके कंपनी। अप्रैल में एस्क्वायर प्रोजेक्ट का फेज 3 लॉन्च करने की भी योजना है। ओबरॉय रियल्टी के नतीजे भी इनफैक्ट काफी एक्साइटिंग थे, वो भी कहीं ना कहीं आज फिर से स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। डेल्टा कॉर्प नतीजे बहुत एनकरेजिंग है, उस पर भी नजर रख सकते हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे है दीप इंडस्ट्रीज, जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। और ये जो दीप इंडस्ट्रीज है, उसका तकनीकी रूप से ये काउंटर चुना गया, एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग है जो दीप इंडस्ट्रीज पे कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव रुझान दिखाएंगे। कल की क्लोजिंग 165 के आसपास आई है, लेकिन ये स्टॉक जोरदार एक्यूमुलेशन रेंज पे आ जाएगा नतीजे तो पहले से बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। और टेक्निकल चार्ट्स यहां से साफ तौर पे खरीदारी की ओर इशारा दे रहे हैं। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प, जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, आज फास्ट मनी की कॉल है, वहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। आज का EPS शेयर चुना गया और नतीजे 42.6 लाख घाटे के मुकाबले 7.7 करोड़ रुपए का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। डेल्टा कॉर्प पे आज एक्यूमुलेशन
हो सकती है। साथ ही साथ पेंट कंपनियां जो है, जैसे हम बात कर रहे थे एशियन पेंट्स के नतीजों का इंपैक्ट कुछ चुनिंदा पेंट कंपनियों में पड़ेगा। कंसाइन नैरोलॉक के उसमें से एक है, ये भी आज की ईपीएस कॉल है। और साथ ही साथ सुबह 7:30 बजे आपको फास्ट मनी में बताया गया आज के जो सुपरहिट शेयर है उसमें जेट एयरवेज शामिल है। ऊपरी तौर पर करेक्शन देखने को मिला था कल के सत्र में, लेकिन आज निचले स्तर से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। और साथ ही साथ एचओईसी नतीजे यहाँ पर भी बहुत एक्साइटिंग है। एचओईसी के काउंटर पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये अगर आप देखें आज के 7 स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी है। मिस्टर हसीन, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इफ यू थिंक अबाउट देयर इज अ सीरियस चांसेस ऑफ a small pullback in this market, अगर इस बाजार में एक छोटे पुलबैक के चांसेस हैं तो सर पुलबैक ट्रेड्स के लिए कहां पे फोकस करना चाहिए? उस पुलबैक ट्रेड की थीम क्या होनी चाहिए? उन स्टॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए वीरेंद्र, द बैंक निफ्टी हैज करेक्टेड 25% फ्रॉम इट्स हाई, 21,000 से ऑलमोस्ट 15,000 आ गया है। और फॉर रीजंस ऑल बिकॉज ऑफ द पीएसयू लैगार्ड्स एंड सम सॉर्ट ऑफ एसेट प्रेशर एंड एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, जिसके लिए आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री आर ऑन द सेम पेज। हमें लगता है दिस फॉल हैज बीन ओवरडन, और अगर पुल बैक आएगा तो हाई बीटा ट्रेड में लीडरशिप जो अब इमर्ज होनी चाहिए वो बैंक से होनी चाहिए। तो हमारे लिए स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक इज ट्रेडिंग एट 1 टाइम प्राइस टू बुक। एक साल फॉरवर्ड आप लीजिए तो 0.8 टाइम्स है ये। और जो दो अटकलियां लगी थी वो ये थी कि प्रोविजनिंग, और उस कारण से द कंपनी द बैंक कैन इवन शो अ लॉस। आई थिंक इट इज ग्रॉसली ओवरडन। हमें लगता है ये 3 और आईसीआईसीआई, एक आईसीआईसीआई एक्सेस आप ले लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, ये 5 एक दिग्गज हैं जो हमें लगता है अपसाइड देंगे। और जो पुल बैक आप कह रहे हो, हमें लगता है 76.5 तक तो जा सकता है मार्केट। वहां तक निफ्टी में इन बैंकों का काफी योगदान होएगा, साथ में आईटी और रिलायंस। हमें लगता है जो आउट परफॉर्मर है वो स्टेटस को रहेगा जब तक रिजल्ट्स आएंगे और जब तक तेल का भाव थोड़ा स्टीमित नहीं होएगा। सो बैंक्स एंड आईटी शुड लीड द अपसाइड फॉर द पुल बैक विच यू आर सजेस्टिंग। राइट, मयूरेश, मेटल स्टॉक्स पे एक व्यू लेना चाहूंगा। देखिए 25 साल में सबसे सुस्त रफ्तार जो चाइनीज जीडीपी की देखने को मिली है, लेकिन मेटल स्टॉक्स बहुत बीटन डाउन कंपनियां हैं। क्या यहां से तेजी हो सकती है? क्या वैल्यूएशंस इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको? नहीं, क्लियर रजित, आई थिंक वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव होंगे काफी मेटल स्टॉक्स के लिए, लेकिन क्या ये फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं? प्रॉब्ली नॉट। आई थिंक जैसे डिमांड सप्लाई के कंसर्न्स देख रहे हैं, रियलाइजेशंस पे जो इम्पैक्ट आया बिकॉज ऑफ द चाइनीज डंपिंग, क्लियरली आई थिंक ये इम्पैक्ट 2 से 3 क्वार्टर तक तो चालू ही रहेगा, इंक्लूडिंग दिस क्वार्टर। तो ये क्वार्टर के नतीजे आई थिंक कोई ग्रेट आने की उम्मीद नहीं है। आई थिंक बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ विल पैन आउट स्पेसिफिकली फॉर ओवरसीज ऑपरेशंस, और डोमेस्टिक ऑपरेशंस पे भी आई थिंक थोड़ी टेपिड सी रहेगी। अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर बढ़ता है कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए, रियलाइजेशंस probably are going to remain soft। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक डबल वैमी जैसे देखने मिल सकती है, और ये सॉफ्टनेस शायद कंटिन्यू हो सकता है। तो वैल्यूएशंस यस फॉर फ्यू सिलेक्ट कंपनीज काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन आई थिंक फंडामेंटल्स चेंज अभी तक नहीं हुए हैं। आई थिंक स्टिल वेट फॉर नंबर्स टू कम आउट बिफोर वी टेक अ कॉल। इस बीच थोड़ा सा नेगेटिव एक्शन कॉल देख लेते हैं। जरा निफ्टी पे एक बार प्लीज आते हैं कि निफ्टी के कौन कौन से स्टॉक्स इस वक्त तेजी दिखा रहे हैं, कौन कौन से अगर आप देखें इनफैक्ट तेजी वाले काउंटर ज्यादा है। देखिए सुबह जो हम इनफैक्ट पुल बैक थ्योरी पे बात कर रहे थे वो इसलिए भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टॉक्स क्रिटिकल लेवल्स पे आ गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे लेवल्स पे आ गए हैं जिन्होंने अपने पूरे बुल रन के जो कि 2014 में शुरू हुआ था या फिर उससे भी 1 महीना पहले दिसंबर 2013 में, उसको पूरा सरेंडर कर दिया है, उसको 50% सरेंडर कर दिया है, उसको ऑलमोस्ट 62.8% रिट्रेस कर दिया है, उसको सरेंडर कर दिया है। अब देखिए इसमें मैंने कल अदानी पोर्ट्स एंड SEZ ₹1.07 ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में, इसने कितनी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी देखी, इसने 50% उस बुल रन को सरेंडर कर दिया। फिर आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज पोस्ट नंबर्स एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें आज मूव दे रहा है, 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब ₹12 ऊपर 1029 के स्तर पर। आई थिंक मैं रिलायंस भी बात कर लेता हूं। मिस्टर भसीन, आप रिलायंस को अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एट 1030, आपके सामने एक अर्निंग्स भी खड़ी है, आपके सामने एक बड़ा इवेंट है मार्च में रिलायंस जियो का कमर्शियल लॉन्च, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे इस वक्त? हाँ जरूर, बिकॉज देखिए रिलायंस इज वन स्टॉक जो एनर्जी और निफ्टी में आउट परफॉर्मर है। इनफैक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द रैली हैज बीन लेड बाय रिलायंस, और हमें नजरअंदाज नहीं करना कि GRM margins have been on an expansion in the last 3 quarters. The shale gas has been outperforming. Secondly, all the verticals from Reliance Jio, Reliance Retail, ये सब contribute कर रहे हैं। साथ में we think that this quarter the results would be a standout। तो एक तो हाँ
On the other hand, the stock price movement has already been reflected, but consensus earnings and upgradation or re-rating of the stock is on the cards, and I think any कोई भी pullback इसमें है तो it will be an opportunity to buy. So हमारे लिए Reliance on the energy basket is a number one pick, and I think because it is now regaining its pride as a market leader, we think this could be one of the stocks which could take the Nifty higher. इंडिकेटिव एक्शन में एक स्टॉक है मॉन्टी कार्लो, ये बहुत एक्टिव है, 12% के आसपास इंडिकेटिव एक्शन शो कर रहा है कि मॉन्टी कार्लो की ओपनिंग तेज हो सकती है, 509 510 के स्तर शुरुआती सत्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन सुब्रमण्यम जी, यहाँ पर जिस तरीके से करेक्शन हुआ कल के सत्र में टेक्सटाइल स्टॉक्स में, उसमें डेरिवेटिव में अरविंद भी है, अरविंद 300 के नीचे भी फिसलता देखा हमने, क्या लगता है यहाँ से पुल बैक की तैयारी अरविंद में? रजत, आई थिंक अगर हम ओवरऑल चार्ट की स्ट्रक्चर देखें तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मर रही है। तो ऑब्वियसली कल ऑलमोस्ट जिस हिसाब से इसमें गिरावट देखी है, सपोर्ट की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पर आई थिंक लगभग सपोर्ट के आसपास ही है, 290 के आसपास यहाँ पर सांची का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली एक पुल बैक की चांसेस ज्यादा है और कम से कम एक शॉर्ट कवरिंग रैली कम से कम आने की पूरी संभावना है। राइट मयूरेश, ये HOEC के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद इंडिकेटिव एक्शन तो बहुत स्ट्रांग है इस काउंटर पे, लेकिन किया क्या जाए? क्या इस समय कन्विक्शन के हिसाब से इस स्टॉक पे बेट लगाना ठीक रहेगा? इनफैक्ट एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स जैसे कि ऑफशोर कंपनियां, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, यहां पर आपका व्यू क्या है? निकलेगा रजत जी, आई थिंक आई ऑलवेज मेंटेन माय स्टांस कि कहीं ना कहीं आई थिंक जहां से ब्रांड प्राइसिंग है कहीं एक डायनामिक्स चेंज होते दिख नहीं रही है कंपनियों के लिए, और सॉफ्टनेस प्रॉब्लम विल कंटिन्यू, क्योंकि जैसे प्राइसिंग रहेगी ब्रांड की, आई थिंक दैट आल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ ऑर्डर फ्लोज विल कम थ्रू फॉर दीज ऑफशोर कंपनीज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक म्यूटेड ऑर्डर फ्लोज, शायद वीक एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑयल स्टेइंग एट द सेम लेवल्स, शायद ये इंपैक्ट कर सकता है कैश फ्लोज को काफी कंपनियों। तो साली आई थिंक आई बीन जनरली न्यूट्रल ऑन दिस सेक्टर, और मैं न्यूट्रल स्टांस आई थिंक अभी भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। राइट, अब बाजार की ओपनिंग होने वाली है, लेकिन HOEC इंडिकेटिव एक्शन के हिसाब से बहुत पॉजिटिव स्टॉक, आज नतीजों का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। और कुछ स्टॉक्स जहां पर आज इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रांग है, फटाफट से वो मैं आपको बता दूं। एक तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इस स्टॉक पे नजर रखें, आज डबल डिजिट रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है क्योंकि इंडिकेटिव एक्शन बहुत स्ट्रांग है, शुरुआती सत्र में ये एक्टिव होगा। मॉन्टी कार्लो के बारे में बात कर चुका हूं, 12% के आसपास की तेजी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा सांघवी मूवर्स एक और स्टॉक है जहां पर इंडिकेटिव एक्शन स्ट्रांग है। डेल्टा कॉप पे नतीजों का इंपैक्ट बताया गया कि ये स्टॉक में नतीजे काफी बेहतर है, इसका एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। डेल्टा कॉप इंडिकेटिव एक्शन के हिसाब से 6% के आसपास की तेजी शो कर रहा है। साथ साथ कनोरिया केमिकल एक्टिव हो सकता है, इस पे आप नजर रखें। आज फिर से मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा अगर बाजार जो इंडिकेटिव एक्शन शो कर रहा है 30 अंकों के आसपास की निफ्टी पे तेजी बन गई तो। साथ साथ टाटा मेटालिक्स, RS सॉफ्टवेयर, ये दो स्टॉक्स, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर काउंटर्स जो है जैसे कि रैमको सिस्टम्स, RS सॉफ्टवेयर, इनफाइनाइट कंप्यूटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेडर्स के रडार पर हैं, हो सकता है यहां पर तेजी देखने को मिले। एप्टेक एक और स्टॉक जहां पर ट्रेडिंग बायस जो है वो पॉजिटिव कर सकता है। कुछ खबरें जहां पर आज खबरों का इंपैक्ट आएगा। पिपल ऑफ डिफेंस, ADG पैक, और बोर्ड ने 1500 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। साथ साथ डेट रिकास्ट प्लान को भी मंजूरी मिली है, तो उसका एक इंपैक्ट पिपल ऑफ डिफेंस पे देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ एशियन पेंट्स, कंसाई, नैरोलैक, बर्जर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आज ट्रेडर्स के रडार पर होंगे। और साथ साथ माइंट्री, HCL टेक्नोलॉजीज, नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बाजार की ओपनिंग उम्मीद है 30-40 अंकों के आसपास की तेजी, 7388 के लेवल पे वीरेंद्र। बिल्कुल, अगर आप देखें करीब 37 अंकों पर निफ्टी करीब 73-88 के स्तर पे 7400 को रीगेन करना क्रिटिकल होगा, मुश्किल होगा लेकिन क्रिटिकल और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। बाकी आप देखिए 112 अंकों पर इस वक्त सेंसेक्स 24,299 के स्तर पे। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखते हैं। आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज, पोस्ट नंबर्स स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लेकिन उतनी कमांडिंग ओपनिंग नहीं है। आई थिंक करीब 15 रुपए ऊपर था इंडिकेटिव एक्शन में, लेकिन यहाँ 24 रुपए था इंडिकेटिव एक्शन में, और अब यहाँ पे सिर्फ 9 रुपए ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, HCL टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद आप देखिए एशियन पेंट्स आफ्टर नंबर्स 13 रुपए ऊपर। प्लीज उस सेल कॉल पे काम मत करिएगा। देखिए अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अदरवाइज आप जैसा आप करना चाहें, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई आफ्टर पोस्ट नंबर्स। 9 रुपए ऊपर 859 रुपए 35 पैसे के स्तर पे कारोबार करता हुआ एशियन पेंट्स। इसके बाद अगर आप देखें जिन काउंटर्स में आज स्ट्रेंथ है, इसमें अगर आप देखें तो टाटा स्टील पुल बैक मेथड्स में है लगभग 2% ऊपर। BOB अगर आप देखें यहाँ पे तेजी है। उसके बाद रिलायंस अगर आप देखें, अगर रिलायंस ड्राइवर सीट पे बैठता है, आज शाम को नंबर्स हैं पोस्ट मार्केट, तो ये सेशन तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी इसकी। अब देखिए हो रहा है, रिलायंस कमांडिंग पोजीशन में आ रहा है, टॉप गिनर्स में शामिल होता हुआ और सबसे ऊपर 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। बाकी BOB अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, नाइस टू सी कि बैंक्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सेकंड स्लाइड, ICICI बैंक, BOB, SBI, तो ये अगर आप देखें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या है इस 2 स्लाइड आपने देखी, क्या है इसमें?
इसमें अर्निंग सपोर्ट भी है, इसमें एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्पेस बैंकिंग का पुल बैक है, इसमें रिलायंस शामिल है। सो अगर ये कॉम्बिनेशन 1 घंटे कायम रहता है देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ ये जो आपने शुरुआती बढ़त देखी है उसको कैपिटलाइज करने का। बैकफुट पे कौन है? BHL। कल की जो तेजी थी वो यहाँ पे आज अगर आप देखें ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। उसके बाद मारुति बैकफुट पे है। ऑटो पे अगर आप देखें प्रेशर लग रहा है इस पे। M&M बैकफुट पे है। जी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया, बजाज ऑटो बैकफुट पे है। तो ऑटो जो है वो इस वक्त प्रेशर में है अलॉन्ग विद कैपिटल गुड्स का एक कैंडिडेट BHL। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप मिड कैप में आज देखिए ऑप्टो सर्किट, सिंटेक्स, जीवी के पावर, स्टर्लिंग बायोटेक, एडुकॉप और एक जीवी के पावर, ये कुछ काउंटर जहां पर तेजी है। ADAG आर कैप, स्पेस का आर कैप आज पुल बैक मोड में है। कल एक्सचेंज में अगर आप देखें ओवरसोल्ड ट्रेजरी में था, कल ADA स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ भी था। बाकी मैक्स इंडिया, सिंटेक्स, विजय बैंक, EIL, एमटेक ऑटो और कंसाइनर जैसे कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मिड कैप लूजर्स, पिरामिड एंटरप्राइजेस, ऑयल इंडिया, इंडियन होटल्स, ब्रिटानिया, AB नूवो, EIA जैसे कुछ काउंटर जो कि बैकफुट पे खड़े हैं, डिसाइसिवली बैकफुट पे खड़े हैं। दीप इंडस्ट्रीज आज का स्टॉक ऑफ द डे करीब 5 रुपए ऊपर 171 के जोन में, सुबह सुबह 172 कल हाई लगाया था। लेकिन याद रखिए स्टॉक अव्वल दर्जे का है अगर आप ट्रेडर है तो। अब जहां 172 काटा देखिए इसकी यहां से अभी भी, यहां से भी अगर आप देखिए इसका अगला रेजिस्टेंस पार करे उससे पहले करीब 8 रुपए की गुंजाइश है। याद रखिएगा करीब करीब 178, 180। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग स्टॉक्स। नेक्स्ट उसी अगर आप देखें आज SBI कैपिटलाइज कर रहा है, लेकिन SBI के लिए सबसे क्रिटिकल रहेगा कल के इंट्राडे हाई को वॉलिड करना 186 याद रखिएगा। बाकी BOB, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ये थोड़ा सा स्लिप करे या फिर जाए 390 की तरफ, वो भी काफी जरूरी है। बाकी SBI, IDBI, PNB, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन सब कर्नाटका बैंक, इन सभी काउंटर्स में इस वक्त तेजी का माहौल है। बाकी अगर आप देखिए फर्स्ट ट्रेड में अगर आप देखें ये एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद 10 रुपए ऊपर, बर्जर पेंट्स लगभग 6 रुपए ऊपर, HOC लगभग 2 रुपए ऊपर, HPCL करीब 11 रुपए ऊपर और BPCL आप देखिए अपने आप को फिर कमांडिंग सिचुएशन में लेके आना हुआ। कमांडिंग से थी क्योंकि 900 के ऊपर उस साइकोलॉजिकल लेवल को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट ट्रेड में आप देखें मारुति सुजुकी बैकफुट पे, सागर सीमेंट लगभग 20 रुपए ऊपर, पिपावर डिफेंस लगभग 3 रुपए ऊपर। कल की अगर आप देखें सलफ के बाद ONGC अगर आप देखें अभी भी कमजोर बट साइडवेज, टाटा स्टील लगभग 2 रुपए ऊपर 237 के क्लस्टर पे कारोबार कर रहा है। रिलायंस ये कमांडिंग स्थिति में है लगभग 13 रुपए 15 रुपए ऊपर है 1032 के स्तर पे। ओबरा रियल्टी, टाटा मोटर्स, पुंजलाइट, पिपावर डिफेंस ये कुछ काउंटर जहां पर जो स्टॉक्स टू वॉच में शामिल थे वहां पे स्ट्रेंथ है। निफ्टी करीब 35 अंक ऊपर 7387 पर। सुब्रा इस ओपनिंग पर राय आपकी? डेफिनेटली एक एनकरेजिंग स्टार्ट डेफिनेटली है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर मार्केट की जो नर्वसनेस है उसके चलते थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन बैंकिंग साथ दे रहा है वो बड़ी बात है। और अगर आप देखें तो आप जहाँ पर दिग्गज काउंटर्स SBI और ICICI बैंक ये सब काउंटर्स में हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे आज। और मेरा मानना है कि शायद दोपहर तक यहाँ पर एक रिकवरी आने की पूरी संभावना है। लेकिन पावर स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इंडेक्स के जो हैवी मूवर्स है उसमें टाटा पावर, NTPC ये 2 स्टॉक हैं जो आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक हैं निफ्टी पे। और साथ साथ भारत बिजली एक और स्टॉक जो मिड कैप कैटेगरी में काफी एक्टिव होता हुआ नजर आया। पावर स्टॉक्स कहीं ना कहीं साफ तौर पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और शेयर्स जो मिड कैप कैटेगरी में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हुए हैं उसमें फटाफट से मैं आपको बता दूं HOEC एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ डॉल्फिन ऑफशोर जिसके बारे में बात कर रहे थे बाजार खुलने से पहले, ऑफशोर कंपनी और एक्सप्लोरेशन कंपनी दोनों कंपनियों में एक्टिविटी देखने को मिली। डॉल्फिन ऑफशोर लगभग 3% के आसपास की तेजी। टाटा मेटालिक्स और GHCL ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में शुरुआती टिक्स में ही बनती हुई नजर आ रही है। पावर स्टॉक्स पे आपका व्यू संजीव जी, क्या लगता है यहां से कुछ तेजी बन सकती है नतीजों से पहले NTPC, टाटा पावर जैसे स्ट्रक्चर्स में? हाँ, NTPC पे हम काफी बुलिश हैं और नीचे भाव से हमने कहा था इसमें बाइंग। फर्स्टली इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर, सेकेंडली इनपुट कॉस्ट हैव रिड्यूस्ड और जो प्राइम लोड फैक्टर है उसमें कुछ मर्चेंट पावर की भी इनके लिए सेलेबिलिटी अलाउड है। थर्डली वी थिंक दैट सम ऑफ पार्ट्स अगर हम कह रहे हैं काफी कुछ रिफॉर्म आ गया, कोल प्राइसेस एट ऑल टाइम लो, एट ऑलमोस्ट अ 4-year लो, NTPC इज अ वेरी वेरी गुड बार्गेन एट दीज प्राइसेस। इसमें मैं एक और शेयर लेना आपको रिकमेंड करूंगा, वो है रिलायंस पावर। इवन दो इट बिलोंग्स टू द ADAG ग्रुप और इसमें काफी अटकलियां नहीं है, लेकिन 35 से ये शेयर 58-59 गया था, नॉट ऑन द बैक ऑफ स्पेकुलेशन बट ऑन द बैक के शासन एंड अदर ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स विल नाउ बी कैश
कैश जनरेटर, तो कोई भी आपको घटाव मिले इसको 40-42 रुपए पे आपको ये लेना चाहिए रिलायंस पावर। तो हमारे इस हिसाब से एनटीपीसी इन द लार्ज कैप एंड रिलायंस पावर इन द मिड कैप आर वेरी गुड बेट्स। ऑल्सो मैं आपको कहना चाहूंगा वरिंदर के some of the power finance companies are at very lucrative valuations, particularly stocks like REC and PFC. ये almost 0.7 times price to book, 7 times price earning पे ट्रेड कर रहे हैं, और हमें लगता है ये बहुत बिग बेनिफिशरीज होंगे जो उदय जब स्कीम लॉन्च की गई है और रिन्यूएबल एनर्जी में जो एक फोकस जाएगा, तो हमारे हिसाब से इन शेयरों में निवेश करने में बहुत अच्छा लाभ रहेगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर। राइट, एक बार स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं। आज दीप इंडस्ट्रीज दिया गया था 171 के लेवल पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 3.5% की मजबूती शुरुआती सत्र में देखने को मिली। व्हाट वाज टारगेट यू वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि 171-50 के लेवल तक तो पहुंच गया स्टॉक। जी, लेकिन इस बीच आप देखिए मैं दीप इंडस्ट्रीज को देख रहा हूँ 3.5% ऊपर है, 178 बड़ा टारगेट था, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, 19 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त 7371। देखिए आज हम पुल बैक का दिन देख रहे हैं, लेकिन एक चीज है, आपके स्टॉक प्रोसेस हमेशा तैयार रहना चाहिए। सुब्रा, अगर मान लीजिए मैं एक लॉन्ग कमिटमेंट लेके बैठा हूं, मैं आज सुबह पुल बैक ट्रेड की गुंजाइश तलाश रहा हूं, तो एक ऐसा स्टॉप लॉस जो निफ्टी फ्यूचर्स पे या फिर निफ्टी एस पे स्पॉट या फिर निफ्टी बैंक पे मैं रखना चाहिए, क्या कल के लोस को एक बार स्टॉप लॉसेस के तौर पे मार्क कर लें? आई थिंक कल के जो लो थे उससे शायद एक 10-15 पॉइंट नीचे लगे तो वो बेटर रहेगा, और मेरा मानना है कि शायद एक कॉल का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, जिनको पोजीशन रखने का तो शायद कॉल का सहारा, वैसे भी अभी एक्सपायरी खत्म होने को आ रही है, 10 दिन बाकी है, तो आई थिंक उस माहौल में आई थिंक 7500 का या 7600 का कॉल वो एक फायदेमंद हो सकता है, और ज्यादा उसमें अगर गिरावट आती है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वहां पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो आई थिंक वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा, एंड आई थिंक एक ट्रेडर को वही अपनाना चाहिए। एक बार आईवी इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। शुरुआत इस काउंटर की ठीक हुई है, लेकिन मयूरेश, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस? वोल्टास, वर्लपूल, हेवल्स, ये स्टॉक आईवी इंडस्ट्रीज भी, ये भी ऊपरी स्तरों पर फिर से फिसलता हुआ नजर आया। 4.5% के आसपास की इसका भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये दिसंबर में ही देखें तो बहुत स्ट्रांगली ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हो गई कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। इनफैक्ट कच्चे माल की कीमतें तो कम हैं इन कंपनियों के लिए, और फेस्टिव सीजन भी बीता है, उसके बावजूद इतनी ज्यादा करेक्शन के पीछे कारण क्या है? नहीं, क्लियरली आई थिंक एक तो अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी, और दूसरे आई थिंक थोड़े वैल्यूएशंस हायर सेट हुए थे कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए, लेकिन इन दिस स्पेस आई थिंक अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो मुझे लगता है आई थिंक देयर इज स्टिल एम्पल चॉइस। आई थिंक जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स करेक्ट हुआ है फ्रॉम इट्स हायर लेवल्स, मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ गया अभी विद काइंड ऑफ करेक्शन दैट वी हैव सीन, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट स्पेसिफिकली एलईडी पार्ट विल ग्रो वेल। इनकी जो ईएमपी सेगमेंट है आई थिंक दैट शुड शो साइंस ऑफ रिवाइवल अगले 2 साल में, और प्रॉफिटेबिलिटी में आना चाहिए। सिमिलरली आई थिंक जैसे वोल्टास की आप बात कर रहे थे, कैश फ्लोज आई थिंक लास्ट 2 सालों में आई थिंक 600-650 करोड़ के आसपास थे, डेट फ्री कंपनी है, नेट कैश पे बैठी है अगर हम कैलकुलेट करें तो, और इनका जो ईएमपी सेगमेंट है वहां पे आई थिंक जो दिक्कतें थी दैट इज लार्जली ओवर। तो मुझे लगता है अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं ये सेक्टर में तो बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से आई थिंक कुछ स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ गए। चलिए इस बीच चलते हैं थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में, एग्जैक्टली मिड कैप स्मॉल कैप में क्या हो रहा है जरा प्लीज एक बार इंडेक्सेस भी दिखाइए। देखिए मिड कैप इंडेक्स करीब इस वक्त 10 पॉइंट ऊपर है 12,086 के स्तर पे। स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं एग्जैक्टली मार्केट का सेकुलर मूव गया है, क्या पूरा मार्केट होल्ड कर रहा है हायर लेवल्स पे? देखिए होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा मार्केट हर निशान में है, अलॉन्ग विद स्मॉल कैप, अलॉन्ग विद मिड कैप, अलॉन्ग विद लार्ज कैप, अलॉन्ग विद निफ्टी बैंक। तो सेकुलर मूव दे रहा है। थोड़ा सा इसको देखिए, अपने क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पिटने के बाद, बहुत ज्यादा गिरने के बाद थोड़ी देर तो आपको स्टेबल होने में लगता है, विश्वास उस विश्वास को इकट्ठा करने में वक्त लगता है कि हाँ यार यहाँ से पुल बैक आ सकता है, मैं उठ के फिर खड़ा हो सकता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन याद रखिए इस पुल बैक की थ्योरी यही है कि कल के लोस को हम होल्ड कर जाएं, कल के लोस को हम बहुत बड़े फ्रैक्शन से ना तोड़ें। लेकिन एक और स्पेस जो कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है वो है फार्मा, याद रखिएगा। और इंदो फार्मा अच्छे दौर से गुजर रहा है, वॉक हार्ड के लिए स्टोरी अगर आप देखें रोज बरोज खराब होती हुई। मिस्टर बसीन, ये रोज बरोज एक यूएस एफडी के अलर्ट्स। देखिए मैं किसी भी सेक्टर में खरीदारी करूं, चाहे इन्वेस्टमेंट करूं, चाहे ट्रेडिंग करूं, चाहे पोजिशनल ट्रेड करूं, चाहे इंट्राडे ट्रेड करूं, लेकिन आई नीड ए ट्रस्ट, मेरे को एक विश्वास चाहिए उस किसी भी ड्यूरेशन की खरीदारी के लिए। लेकिन वो ट्रस्ट जो है वो इन फार्मा काउंटर्स में धीरे धीरे अगर आप देखें जा रहा है। आप याद रखिए हिस्टोरिकली 2013 में, 14 में, 15 में और इनफैक्ट हमेशा हमने इनको हाई पीई मल्टीपल्स पर भी रिस्पेक्ट दी है, हमने एक्यूमुलेट किया है, लेकिन
उस वक्त एक ट्रस्ट था, लेकिन वो ट्रस्ट अब ब्रीच हुआ है थोड़ा सा। आप एग्जैक्टली फार्मा में क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, शेयर बाजार का यही एक मोटिव है कि देयर इज अ सेक्टोरल चर्न एंड देयर आर न्यू लीडर्स बॉर्न इन एवरी रन। 3 साल 4 साल से आपने 5 साल में जो बुल रन देखा या मार्केट का परफॉर्मेंस देखा था, उसमें द बिगेस्ट बुल मार्केट वाज इन द फार्मा स्टॉक्स। और आपने राइटली कहा है, अब फॉर व्हाटएवर रीजंस द एफडीए हैज बिकम अ बिग विलन, और उसका एक कोई नतीजा पहले निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक अननोन है। Secondly, we know that some of the performances at a lot of the plants जहाँ पे production है, वहाँ पे काफी कुछ has been on the back burner। तो एक वेकअप कॉल है कि you have to be in alliance with a lot of the global trends, और जब तक वो रहेगा ये एक ओवरराइंग आएगा। सेकेंडली, इस सेक्टर की वैल्यूएशन काफी ऊंची थी और एक मार्केट से मच हायर वेटेज वाज गिवन देयर, वो सब अब रिड्यूस हो गई है। तो आपको मार्केट लीडर्स देखने चाहिए। सन फार्मा में रैनबैक्सी का कैसे मर्जर रहेगा, आई थिंक 2 क्वार्टर्स और लगेंगे। सिप्ला पे ये रिसेंट मूव जहां पूना वाला ने कहा है कि वो एक स्टेज लग सकता है, दैट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, बट वी स्टिल थिंक दैट सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला इन द लार्ज कैप्स आर रिलेटिवली स्टेबल, और कोई भी घटाव आए इन शेयरों को लेके रखना चाहिए। मिड कैप पे हमारी इतनी व्यू नहीं है, और वो एक कोलैटरल रिस्क की वजह से एक कार्नेज में है, जहां आपको स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स और विजिबिलिटी दिखे, आपको वहां निवेश करना चाहिए। राइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए। साथ साथ सुब्रमण्यम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। मयूरेश, आखिरी सवाल होगा आपसे, एडीजी पैक पे अगर व्यू लेना हो, आज रिलायंस कैपिटल काफी स्ट्रॉन्ग है, पिप ऑफ डिफेंस जिसके बारे में सुबह से ही बात कर रहे हैं, वो भी आज काफी अच्छे मोमेंटम में कामकाज कर रहा है। अगर एडीजी पे आपको भी एक कॉल लेनी हो तो कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? निकली आउट ऑफ द एंटायर प्राइस जी अगर हम देखें तो आई थिंक जो कोर परफॉर्मेंस रहा है स्पेसिफिकली आरकॉम का, आई थिंक द एंटायर ग्रुप बेसिकली इज गोइंग इनटू डीलेवरेजिंग, और ये एक पॉजिटिव स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। आरकॉम की हम बात करें तो जैसे स्पेक्ट्रम शेयरिंग की बातें चल रही है रिलायंस जियो के साथ, अगेन दैट्स अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म। हाउएवर आई थिंक कोर डायनामिक्स आरकॉम को सपोर्ट नहीं करते, विद टेलीकॉम केपेक्स गोइंग अप, स्पेक्ट्रम केपेक्स गोइंग अप, और ओपेक्स probably will take a toll on the EBITDA margins and the bottom line। जहां तक आई थिंक दूसरे बिजनेसेस के इंक्लूडिंग आर पावर, आई थिंक अभी तक स्टिकीनेस और लंपीनेस अभी भी दिख रही है। क्रॉस सब्सिडी आई थिंक थोड़ी अलाउ कर दिए हैं, लेकिन अभी भी लंपीनेस इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स इज विजिबल। तो आई थिंक विद इन दिस सेक्टर अगर मुझे कुछ चुनना ही है तो रिलायंस इंफ्रा इज समथिंग विच हैज अ कंसोलिडेटेड एंटिटीज अंडर इट्स फोल्ड। आई थिंक जैसे उसकी बॉट प्रोजेक्ट्स है, जैसे डीलेवरेजिंग की बातें चल रही है सीमेंट बिजनेस को लेके, तो ये स्टॉक है जो मैं देखना चाहता हूँ विद इन द एंटायर पैक। द अदर बिजनेसेस प्रॉब्ली हैव गॉट लंपीनेस विद इन देयर ओन वर्टिकल्स। ओके, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर रखी। चलिए अब हमारे साथ ब्रजेश सिंह है, बात करते हैं ट्रेडिंग की।